अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दूसरे दिन मैंने दफ्तर में रात गए तक बैठकर काम करने का प्रोग्राम तय कर लिया। इससे एक रोज़ पहले से ही मैंने अपने अस्टीनो मकंदलाल और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से कहकर अपने मंसूबे की ग्राउंड तैयार कर ली कि बाहर जाने की वजह से बहुत सा काम जमा हो गया है। सोचता हूँ कल छुट्टी के वक्त दफ्तर में बैठकर सारी फाइलें निपटा दूँ। दूसरे दिन मैं घर में अपनी माता जी से भी ये कहे कि काम ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, दफ्तर में आधी रात लगाऊंगा। मेरे पास कोई हथियार न था, किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। पिस्तौल वगैरह मैं अपने पास नहीं रख सकता था, चाकू रखना भी ठीक नहीं था। मैंने इस ख्याल को दिल से ही निकाल दिया। दफ्तर में आकर कोई 1 घंटे के बाद एहतियात के तौर पर मैंने बहाने से अपने अस्टीनो चीफ सुपरिटेंडेंट और खैराती लाल को भी बता दिया कि आज रात दफ्तर में छुट्टी के बाद बैठकर पेंडिंग फाइलों पर काम करने वाला हूँ। इस मकसद के लिए मैंने बाज़ ऐसी फाइलों को अपनी मेज़ पर ढेर लगा दिया जिनमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत खाना पूरी रहती थी। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मेरे कमरे के आगे चीख पड़ी रहती थी। मैं कॉरिडोर में आते जाते आदमी को देख सकता था। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि चीफ सुपरिटेंडेंट माथर ब्रीफ के साथ में लिए मेरे कमरे के आगे से गुजर गया। 2 मिनट बाद मैंने एक फाइल हाथ में ली और उसकी वर्कगर्दानी करता जैसे अपने ख्याल में मिस्टर माथर के कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि उनके जाते ही चौकीदार उनके कमरे को ताला लगा देता है। उनके कमरे के बाहर जो चिपड़ासी बैठता था वो भी जा चुका था। मैं चीख उठाकर माथर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बाथरूम में घुस गया। अंदर जाते ही कबीलान वाले दरवाजे की चटखनी खोल दी, फिर बाहर निकलकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों वायरलेस सेट दीवार के साथ लगे थे। उन पर एक गहरी निगाह डाली और कमरे से बाहर निकला ही था कि चौकीदार सामने से आता दिखाई दिया। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। मुझे देखते ही हाथ जोड़कर राम राम किया। माथर बाबू तो चले गए हैं साहब जी, उसने मुझे इतला दिया। मैंने कहा हाँ बंसी, आज ज़रा पहले ही चले गए हैं, उनके दस्तखत करवाने आया था, देखा कि अंदर कोई नहीं। खैर सुबह करा लूँगा, तुम कमरे को ताला लगा दो। मुझे डर था कि कहीं वो कमरे में जाकर गौसल खाने के लान वाले दरवाजे की चटखनी न लगा दे। मैं एहतियात के तौर पर वहीं खड़ा रहा, यह जाहिर करने के लिए कि जैसे मैं अपनी निगरानी में उनका कमरा लॉक करवाना चाहता हूँ। मेरी हैसियत वहाँ एक जिम्मेदार अफसर की थी। चौकीदार बंसी मेरे रोब में आ गया। उसने अंदर जाने की भी ज़रूरत महसूस न की और मैंने बाहर वहीं रहकर ही माथर साहब के कमरे में ताला डलवा दिया। तब मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अब एक्शन को अगली रात के लिए मुलतवी कर दिया और वापस जाने का फैसला कर लिया। अगली रात मैंने बंसी से कहा, अरे बंसी, विक्रम के पास ताज़ा सिगरेट स्टॉक होता है, ये लो पर्चा, ये दिखाकर 2 पैकेट ले आना। अच्छा जी। चौकीदार बंसी ने पर्चा लिया और 50 रुपये का नोट सदरी की जेब में रख लिया और ऑफिस कम्प्लेक्स के बड़े दरवाजे की तरफ चल दिया, जहां गेट पर गोरखा चौकीदार पहरे पर खड़ा था। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो मैंने सिगरेट फेंक कर पाँव तले मसला और गमलों के ऊपर से छलांग लगाकर ऑफिस के पिछवाड़े वाले लॉन की तरफ चलने लगा। यहाँ सिर्फ एक बल्ब भी दीवार से लगा जल रहा था, जिसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी या फिर खुली जगह होने की वजह से बहुत मध्यम थी। माथर साहब के बाथरूम का दरवाज़ा मेरे सामने था। मैंने रुक कर दाएं बाएं देखा। जब तसल्ली हो गई कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो दरवाजे को आहिस्ता से खींचा। खुदा का शुक्र है कि दरवाज़ा खुल गया। बस यूं ही दिल में एक वहम सा था कि शायद दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैंने बाथरूम में आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी लगा दी। बाथरूम में अंधेरा था। दूसरे दरवाजे का बोलट खोलकर माथर साहब के कमरे में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था, मगर दीवार के साथ लगे हुए दोनों वायरलेस सेट नेम तरीके में मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि चौकीदार बंसी को विक्रम पनवाड़ी की दुकान तक पैदल आने जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। मैं सीधा वायरलेस सेट के पास आ गया, उसके बटन को पुश किया, उसमें बिजली की रो दौड़ने लगी। नाब को घुमाया तो वो टोन देने लगा। मैंने जेब से माचिस निकाल कर उसके डायल को गौर से देखा और सुई को घुमाते हुए अपनी फ्रिक्वेंसी की तलाश शुरू कर दी। 2 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अपनी फ्रिक्वेंसी मिल गई। मैंने मई कान करके अपना कोड नंबर 3 बार दोहराया। दूसरी तरफ से बांस की आवाज़ सुनाई दी। उसने भी अपने कोड को 3 बार दोहराया। मैंने फ़ौरन मरमूज हिंसों की ज़बान में
उसे पैगाम दिया कि इंडियन आर्मी खेम किरण और फाजला की सरहदों पर जदीद गाइडेड मिसाइल लगा रही है और पूना के सेंटर पर यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम तेजी से जारी है। ये पैगाम हिंसों की सूरत में था। 2 मिनट तक खामोशी छाई रही। फिर बांस ने भी कुछ हिंसे दोहराए। मैंने उनको वहीं खड़े खड़े डिकोड किया। बांस ने मेरे पैगाम के जवाब में कहा था, कल शाम के 7 बजे वान अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे पर रहना, वहीं मजदूब मिलेगा। बांस ने मुझसे एटमी अबदोज की तबाही के रद्द अमल के बारे में मज़ीद तफसीलात तलब की, जो मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे उन तफसीलात से आगाह कर दिया। इसमें 7 मिनट लग गए। मैंने महसूस किया कि जब मैं पैगाम नशर कर रहा था तो बीच में किसी सिग्नल की बार बार टोन सुनाई देती थी। ये एक ही तरह की टोन थी और 4 सेकंड तक सुनाई देने के बाद मालूम हो गई थी। मैं मोहतात हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस ट्रांसमीटर का लिंक कहाँ कहाँ पर है। मैंने बांस से कहा कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। रुमाल जेब से निकालकर ट्रांसमीटर के डायल की नाब और माइक पर से अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह साफ किया। बाथरूम वाले दरवाजे के बुलेट पर से भी अपनी उंगलियों के निशान साफ किए। बाथरूम के अंदर जो चटकनी लगाई थी उसको भी रुमाल से पूंछा। दरवाजे को घुटने की मदद से आहिस्ता से खोला और जल्दी से बाहर आ गया। मेरी तेज नज़रें चारों तरफ का जायजा लेने लगीं। वहाँ कोई नहीं था। आखिरी बार मैंने दरवाजे के कुआनों पर, जहाँ मेरी उंगलियों के निशान लगने का एहतमाल था, रुमाल फेरा और तेज तेज कदम उठाता बरामदे की तरफ चला। गमलों को फलांग रहा था कि चौकीदार बंसी की आवाज़ आई, महाराज सिगरेट ले आया हूँ। मैंने अपने आप को समेटते हुए कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गया। चौकीदार बंसी सिगरेटों के पैकेट और बाकी पैसे देकर बोला, महाराज वापसी पर एक रक्शे वाले ने अपने साथ बिठा लिया था। मैंने उसे 5 रुपये इनाम में दिए तो वो बहुत खुश हुआ। फिर बोला, साहब जी आप इधर कहाँ गए थे? जी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे हुक्म करें। मैंने जल्दी से गमलों की तरफ देखते हुए कहा। बंसी मुझे बाहर ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बिल्ली रो रही है। मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ से बड़ा डर लगता है। मैं उसे भगाने दूसरी तरफ गया था। चौकीदार बंसी बोला, अभी इसकी खबर लेता हूँ साहब जी, आप आराम से बैठकर काम करें। मैं सिगरेट का पैकेट खोलता अपने कमरे में आ गया और आंखें बंद कर लीं। खुदा का शुक्र अदा किया। वो मुश्किल तरीन काम बखूबी अंजाम पजीर हो गया था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। बास को मेरा पैगाम मिल गया था और उसका पैगाम मुझ तक पहुंच गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। बीच में जो सिग्नल की यकसा आवाज़ 3-4 बार सुनाई दी थी उसकी तरफ ध्यान जरूर गया, लेकिन यह सोचकर मैंने उसे दिल से निकाल दिया कि भारत इतना बड़ा मुल्क है और दिल्ली राजधानी है जहां हर वक्त फ़िज़ा में रेडियो, टीवी और हज़ारों तनसीबात के सिग्नल हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। ये उनमें से किसी एक सिग्नल की आवाज़ होगी। मैंने जल्दी जल्दी बाकी की फाइलें खोलकर उन पर एक एक सतर लिखी, नीचे अपने दस्तखत किए तारीख डाली और सारी फाइलों को उठाकर एक रेक में बंद करके ताला लगा दिया। फिर बाहर आकर चौकीदार बंसी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, दफ्तर को ताला लगा दो। गैराज में मेरी पुरानी एम्बेसडर इंडियन गाड़ी खड़ी थी। उसे स्टार्ट किया और अपने मोती महल वाले मकान की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन शाम के 7 बजे मुझे जामा मस्जिद के सामने वाले ग्राउंड में अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार पर अपने एजेंट से मुलाकात करनी थी। उसने खुद मुझे शनाख्त करना था। उस मजदूब की शक्ल सूरत वैसे मैं शना था। मैंने शाम के 6:15 बजे गाड़ी निकाली। माता जी से कहा कि एक दोस्त के यहाँ चाय पर जा रहा हूँ, जल्द ही आऊँगा, और गाड़ी में बैठकर सीधा कनॉट प्लेस आ गया। यहीं एक रेस्टोरेंट में बैठकर ठंडा मशरूब पिया। फिर गाड़ी लेकर जामा मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मुझे ठीक 7 बजे मौलाना आज़ाद के मकबरे पर मौजूद होना था। मैं देख चुका था कि उस मकबरे पर हिंदू और सिख भी शाम को जाकर फूलों की माला चढ़ाते और लोबान जलाते थे। मैं भी वहां जाकर फूल माला चढ़ा सकता था। मैंने गाड़ी जामा मस्जिद के अकब में खड़ी की। वहीं एक फूल वाले की दुकान से फूलों के 4 हार खरीदे और आहिस्ता आहिस्ता चलता आज़ाद के मकबरे के पास आ गया। मौलाना आज़ाद का मकबरा जामा मस्जिद के सामने है। यह छोटा सा मकबरा है जिसके ऊपर संगीन छतरी बनी हुई है। कब्र संगे मरमर की है और इर्द गिर्द पीतल का जंगला बना हुआ है। चबूतरे के पास ही बैठने की जगह भी है। मैं जूते उतार कर चबूतरे पर आ गया। मौलाना आज़ाद की कब्र पर फूलों की माला डाली। मैंने माथे पर राम नाम का तिलक लगा रखा था जो मैं रोज़ सुबह को लगाता था, इसलिए हाथ उठाकर फातह खानी नहीं कर सकता था। दिल ही दिल में फातह पढ़कर मौलाना की रूह को सवाब पहुँचाया और चबूतरे से उतरकर जूते पहनने लगा।
जूते पहनते हुए मेरी आंखें चारों तरफ का अमीक नज़रों से जायजा ले रही थीं। अभी तक मुझे अपना एजेंट नज़र नहीं आया था। कुछ फ़कीर ज़रूर इधर उधर बैठे थे, मगर उनमें अपना एजेंट नहीं था। यह कभी हो नहीं सकता था। कोई गैर मामूली वाक़या या हादसा न हो गया हो, वरना अपना एजेंट कभी रुक नहीं सकता था। इन लोगों को जिन ज़राए से इतलात मिलती रहती थी, वो मैं यहाँ ज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन इनके ज़राए बहुत वसी थे। उस एजेंट को रात को इतला मिल गई होगी, उसे कोई ख़ास पैगाम लेकर आज़ाद के मकबरे पर मुझे मिलना है। वो मेरी शिकल से बखूबी आशना था। उन्हें तो हमारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। मैं जूते पहनकर चलने लगा तो एक आदमी दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ बढ़ा। भगवान की लैला नियारी है, मैंने उसे पहचान लिया। ये वही मजदूब था। मैं जेब से 1 रुपया निकाल कर उसे देने लगा तो उसने मेरे हाथ से रुपए का नोट लेकर फाड़ कर फेंक दिया और ब्रह्म ही ब्रह्म है, भक्ति ही भक्ति है कि रट लगाता सामने वाले दरख्तों की तरफ चल दिया। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल लिया और ये कहकर उसके पीछे चला। महाराज क्षमा कर दें, मैं बड़ी श्रद्धा से दे रहा हूँ, स्वीकार करें। ऐसी ज़बान में इसलिए बोल रहा था कि वहाँ कुछ लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। जब मैं मस्जूब की तरफ चला तो लोगों की तवज्जो हट गई। वहाँ इस किस्म के तमाशे होते ही रहते हैं। दरख्तों में अंधेरा था। मस्जूब वहाँ एक दरख्त के नीचे आलती पालती मार कर बैठ गया। उसने एक बाजू हवा में बुलंद कर रखा था और हरिओम का जाप कर रहा था। जब मैं 5 रुपए का नोट पेश करके बड़े अदब से उसके सामने बैठ गया तो मस्जूब ने आंखें खोल दी, अपना सफ़ेद सफ़ेद ढीले घुमाकर दाएं बाएं देखा और उर्दू में बोला, तुम्हारी अमानत तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दी गई है। हक ही हक है, हक ही हक है। उसने बुलंद आवाज़ में एक नारा मस्ताना लगाया और मजदूबों की तरह रक्स करता जामे मस्जिद की तरफ चल दिया। मैंने उसका पैगाम सुन लिया था। हैरानी की बात यह है कि वो मुझे मस्जिद के पीछे गाड़ी खड़े करते देख रहा था। मैं ग्राउंड में से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी थी। मैं उसके शीशे बंद करना भूल गया था क्योंकि गाड़ी में कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी को वहां से निकाल कर मोती घर की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में एक वीरान जगह पर गाड़ी खड़ी करके डैशबोर्ड को खोल कर देखा। उसमें कोई शय सफ़ेद रुमाल में लिपटी हुई थी। उसे खोला तो वो पहले जैसा माचिस की साइज का एक ताकतवर ट्रांसमीटर था। उसके साथ ही जर्द रंग के कागज़ पर हिंसों की शक्ल में एक पैगाम लिखा था। मैंने उसे खंभे की रोशनी में पढ़ा। लिखा था, शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम की रीप्रोसेसिंग हो रही है। यह पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बात है। उसे फौरी तौर पर ख़त्म करो। मैंने कागज़ को पुर्जे पुर्जे करके बाहर फेंक दिया, ट्रांसमीटर को जेब में रखा और घर वापस आ गया। अब मेरा टारगेट पूना का शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर था। यह काम इसलिए मुश्किल और दिक्कत तलब था कि हमारे अमले में किसी भी आदमी को सिक्योरिटी के सिलसिले में वहाँ नहीं भेजा गया था। उधर मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी ही तैनात थे, वर्दियों में भी और सफ़ेद कपड़ों में भी। ऐसा इसलिए किया गया था कि बकौल मिस्टर टंडन हमारे महकमे पर एटमी अफदोस की हिफाजत न कर सकने का धब्बा लग गया था। अगर ऐसी बात न होती तो मैं उस ट्रेनिंग सेंटर पर अपनी पोस्टिंग का कोई न कोई बहाना बना सकता था। इसका मतलब था कि आला सत्ता की मीटिंग में भी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी हथियारों की तैयारी को सीगाए राज में रखा गया था। भारतीय हुकाम ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने में हक बजानब थे, हाँ कैसी टॉप सीक्रेट मीटिंग क्यों न हो। ये लोग एटमी हथियारों का जिक्र ज़बान पर लाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनका इल्म भारतीय मरकजी वजारत दिफा में या रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा को था, और या फिर मिसेज इंदिरा गांधी और उन एक दो साइंसदानों जो ट्रेनिंग सेंटर की एटमी तजर्बेगाह में इन मौलिक हथियारों पर काम कर रहे थे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, ये एटमी हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने थे। मैंने फैसला कर लिया कि हर कीमत पर भारत के इस नापाक मंसूबे को तकमील की मंजिल तक पहुंचाने से पहले तबाह कर दिया जाएगा। उस रात अपने कमरे में पलंग पर लेटा मैं इस हिकमत अमली पर गौर करता रहा जो इस सिलसिले में मुझे इख्तियार करनी थी। अपने तौर पर मैं पूना के नेवल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी नहीं कर सकता था। फ़र्ज कर लिया कि मैं दौरे पर वहाँ चला भी जाता हूँ तो मुझे एटमी तजर्बागाह तक कोई भी नहीं जाने देगा। मैंने अभी तक यह ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा था। इसके बारे में सुना ज़रूर था कि वहाँ बहरिया के कैडेट तरबियत हासिल करते हैं। अपने छोटे ट्रांसमीटर को मैंने अपनी कोठी के पीछे लकड़ी के एक बड़े गमले के नीचे छुपा कर रख दिया था। उसके गिर्द कपड़ा लपेट कर मैंने उसे सिगरेट की खाली डब्बी में बंद किया हुआ था। मेरा टारगेट पूना का शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर था,
दिन रात मेरा ज़हन इसी उधेड़बन में लगा रहता कि वहाँ कैसे जाऊँ। बम्बई शहर में जो हमारा एजेंट हकीम साहब के भेस में मुकीम था, उसे किसी वजह से वहाँ से ट्रांसफ़र करके मकबूजा कश्मीर की तरफ भेज दिया गया था। वैसे भी मुझे बगैर हिदायत किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि कहाँ कहाँ हमारे एजेंट हैं। मेरा मिशन बड़ा पेचीदा था। ये अकेले आदमी का मिशन नहीं था, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे अकेले इस मिशन को तकमील तक पहुँचाना था। आखिर मैंने पुणे जाने का फ़ैसला कर लिया और पेशबंदी के तौर पर घर में बीमार पड़ गया। मैंने यह ज़ाहिर किया कि मुझे चक्कर आते हैं और भूख बहुत ही कम लगती है। दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। मेरी बीमारी से मेरी बहन कृष्णा कुमारी और सजाता और माता जी का परेशान होना कुदरती बात थी। दफ्तर के लोग भी मेरी खबर लेने आते रहे। हफ्ता गुजर जाने पर मैं दफ्तर गया और अपने एसडी माथर साहब से मिलकर इस ख्याल का इजहार किया कि मैं 1-2 महीने की छुट्टी लेकर कश्मीर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरी खोई हुई सेहत बहाल हो सके। मेरी छुट्टियाँ भी रहती थीं। मुझे बड़ी आसानी से 1 महीने की छुट्टी मिल गई। माता जी मेरे साथ जाना चाहती थीं, लेकिन उनको साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे एक रोज़ मैंने मुख्तसर सा सामान साथ लिया और बजरिया तियारा श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। सजाता परेशान थी, बार बार मुझे खत लिखने और फ़ोन करने की ताकीद कर रही थी। श्रीनगर पहुंचकर मैंने दरमियाने दर्जे के एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ से मेरे तबाहकुन मिशन का आगाज़ होने वाला था। अपना छोटा ट्रांसमीटर मैं साथ लेता आया था। उसे पीछे गमले के नीचे रखने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता था। वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत थी। आते ही रात के 10 बजे के बाद मैंने श्रीनगर के मुगल गार्डन में एक वीरान जगह पर जाकर अपने बास से रब्ता कायम किया। उसने कहा कि अगर तुम श्रीनगर में आ गए हो तो फ़िलहाल मोहल्ले में फ़िलहाल नाम के आदमी से जाकर मिलो, उसे अपना कोड बताओ और उसका कोड पूछो। बास ने मुझे उसका कोड बता दिया। सुबह 7 बजे मैं श्रीनगर के उस खास मोहल्ले की तरफ चल दिया। मैं मसलतन उस मोहल्ले का और उस हुर्रियत पसंद कश्मीरी नौजवान का नाम यहाँ नहीं लिख रहा, क्योंकि वो आज भी इस्लाम की सरबुलंदी और मकबूजा कश्मीर की गालिब मुसलमान अक्सरियत के हकूक़ के लिए वहाँ मसरूफ़ अमल है। जिस मोहल्ले में मुझे जाने की हिदायत की गई थी, वो श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ था। मैं इस खास आदमी के मकान पर जा पहुँचा। पुराना और बोसीदा एक मंजिला मकान था। लकड़ी का दरवाज़ा एक तरफ को टेढ़ा हो गया था। मैंने दस्तक दी। एक नौजवान कश्मीरी लड़की ने दरवाज़ा खोला और कश्मीरी में पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैं कश्मीरी ज़बान बोल नहीं सकता था, थोड़ी थोड़ी समझ ज़रूर लेता था। मैंने उर्दू में कहा, मैं अमजद से मिलने आया हूँ। या मैं उस हुर्रियत पसंद कश्मीरी नौजवान का फ़र्ज़ी नाम अमजद लिख देता हूँ, हालांकि उसका नाम कुछ और है। कश्मीरी लड़की, जिसने सर पर कश्मीरी औरतों की तरह रुमाल बांध रखा था, दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अमजद नमदार हुआ। घुटे हुए मजबूत जिस्म का कश्मीरी नौजवान था, गोरा चिट्टा खूबसूरत है, सर के बाल घुंघरियाले, आंखों में बला की चमक है। मैंने कहा, ज़रा बाहर आइए, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। उसने एक मुतजस्सिस सना निगाह मुझ पर डाली और दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ चल पड़ा। एक जगह दरख्तों के नीचे पत्थरों का ढेर पड़ा था। मैं वहां जाकर बैठ गया। अमजद की तरफ देखा और अपना कोड लफ्ज़ दोहराया। अमजद ने जवाब देने की बजाय गर्दन पर हाथ फेरते हुए जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और अपने दाएं बाएं बेपरवाही से देखा। फिर उसने अपना कोड लफ्ज़ बोल दिया। उसका कोड लफ्ज़ वही था जो मुझे बांस ने बताया था। कश्मीर में यह बहार का मौसम था। दरख्तों पर फूल खिले हुए थे। मैंने एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, क्या सेब के दरख्त हैं अमजद साहब? वो भी दरख्तों की तरफ हाथ उठाकर बोला, हाँ जी, ये सेब के दरख्त हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे थे कि अगर कोई दूर से हमें देख रहा हो तो वो समझे कि मैं शेर के घर से आया हूँ। अमजद मेरे साथ साथ सेब के दरख्तों के नीचे चल रहा था। मैंने उसे अपना फ़र्ज़ी नाम अमर ही बताया। मेरे माथे पर उस रोज़ भी हिंदू का तिलक लगा था। अमजद ने मुझसे तिलक के बारे में कोई सवाल न किया। जाहिर है उसे मालूम था कि मैं वहाँ जिस मिशन पर हूँ, इसके लिए मेरा भेष बदल कर रहना कुदरती बात है। यह कश्मीरी नौजवान अमजद श्रीनगर में क्या पेशा इख्तियार किए हुए था, यह मैं नहीं लिखूँगा। बहरहाल उसका पेशा इस किस्म का था कि किसी को उसे मेरे साथ देखकर शक नहीं पड़ सकता था कि मैं एक अजनबी के साथ क्या बातें कर रहा हूँ। हम दोनों कुछ देर मुगल गार्डन की रोशों पर चलते रहे। वह मुझे मुख्तलिफ तरह की बारादरियाँ दिखाता रहा। फिर हम एक अलग थलग जगह पर जाकर घास पर लेट गए। हम करीब करीब घास पर सीधे लेटे थे। मैंने अब उसे अपने मिशन से आगाह किया। वह उठकर बैठ गया। जेब से सिगरेट की डब्बी निकाल कर एक सिगरेट मुझे दिया। एक खुद सुल गया।
एक निगाह आसपास डाली और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, यह मिशन इतना आसान नहीं है। मैं पहलू बदल कर कोहनी के बल लेट गया और उसकी तरफ देखकर बोला, अगर आसान होता तो बॉस मुझे तुम्हारे पास आने की हिदायत न करता। ये बताओ कि तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हो। कश्मीरी नौजवान अमजद खामोशी से सिगरेट पीते हुए और दरख्तों में बने हुए संगे मरमर के चबूतरे को देख रहा था। उसी तरह नजरें जमाए हुए बोला, तुम एक कमांडो हो, मैं कमांडो नहीं हूँ, मगर मैंने यहाँ आने वाले कई कमांडोज की रहनुमाई की है और आधा कमांडो बन गया हूँ। फिर मेरी तरफ नजरें घुमाकर बोला, हमें वहाँ कमांडो अटैक करना होगा। इसमें हमारे बचने का सिर्फ 1% इम्कान है, जबकि नेवल सेंटर की तबाही का 100% इम्कान है। मैं उस खूबसूरत खद्दो खाल वाले कश्मीरी नौजवान का मुंह तकने लगा। उसके चेहरे से पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजारहा बार अपनी जान कुर्बान कर देने का अहनी अज़म झलक रहा था। उसके इस अज़म ने मुझे बेपनाह ताकत दी। मेरे अंदर का कमांडो बेदार हो गया और मेरे बाजुओं की मछलियां फड़कने लगीं। मैंने कहा, शिवाजी नेवल सेंटर बहुत वसी है, क्या हम 2 कमांडोज को तबाह कर सकेंगे? अमजद ने जमई लेते हुए कहा, अगर मनसूबा बंदी सही और जज्बा सच्चा हो तो एक कमांडो ही काफ़ी है। मैं अमजद के बुलंद अज़म से बेहद मुतासर हुआ। मुझे एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी। मैंने उससे मनसूबा बंदी के बारे में इस्तफसार किया तो वो उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, मैं दोपहर के वक्त तुम्हारे होटल में आऊँगा। मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे तुम्हारे पास आधा देकर किसी को शुबा नहीं होगा। आओ अब चलें। दोपहर को मैं अपने होटल के कमरे में बेचैनी से अमजद का इंतज़ार कर रहा था। दिन का 1:30 बज रहा था कि अमजद आ गया। उसके हाथ में कुछ गाइड बुक्स थी। हमारे पास की तरफ से अमजद को भी खसूसी हिदायत मिल चुकी थी। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाइड बुक मेरे आगे खोल कर रख दिया। इन किताबों की वरगर्दानी करते हुए वो बोला, हमें आज शाम की फ़्लाइट से बम्बई जाना होगा। हम अलग अलग नशिस्तों पर बैठ कर जाएंगे। मैंने शाम की फ़्लाइट से मुख्तलिफ नामों से 2 नशिस्तें रिज़र्व करवा ली हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। बस मैं तुम्हें यही कहने आया था। फ़्लाइट का टाइम 6:15 है। यह तुम्हारा टिकट है। उसने जेब से हवाई जहाज़ का टिकट निकाल कर मुझे दिया। पम्फलेट नुमा किताबें उठाई और नमस्कार करके कमरे से निकल गया। बड़ा एतमाद और तजर्बाकार नौजवान था। फ़ौरन ही अमजद वापस आ गया और बोला, ट्रांसमीटर मुझे दे दो। मुंबई में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ होटल वालों को यही कहा कि तुम गुलबर्ग सैरो तफरी के लिए जा रहे हो। मैंने छोटा सा ट्रांसमीटर उसके हवाले कर दिया। अमजद चला गया। मुझे महसूस हुआ कि मुंबई में अमजद का अपने किसी खास एजेंट से रब्ता कायम हो चुका है। मुझे तैयारी कुछ नहीं करनी थी। शाम को मैंने नया सूट पहना, अपना ब्रीफकेस साथ लिया, चंद एक कपड़े पहने और चप्पल वहीं रहने दिए। ताला लगाया और चाबी होटल के मैनेजर के हवाले करते हुए उसे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बगैर सैरो तफरी दोस्तों के साथ गुलमर्ग जा रहा हूँ। मैंने होटल से निकलते ही एक टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। जब मैं बोर्डिंग कार्ड हाथ में थामे तैयारी की सीढ़ी की तरफ जा रहा था तो मैंने अमजद को देखा। उसके हाथ में भी एक ब्रीफकेस था। वो जर्द रंग के समर सूट में मलबूस था। उसने मेरी तरफ सरसरी तौर पर भी आंख उठा कर ना देखा। त्यारे में उसकी नशिस्त मुझसे काफ़ी फासले पर थी। ठीक वक्त पर त्यारा फिजा में बुलंद होकर मुंबई की तरफ में वे सफ़र हो गया। मुंबई पहुंचे तो रात हो चुकी थी। शहर भी रोशनियों से जगमगा रहा था। मैं अमजद को निगाह में रखे हुए था, मगर रेवल लाउंज में वो कहीं गायब हो गया। मैं खामोश रहा। चुपचाप लाउंज से निकलकर बाहर टैक्सी स्टैंड पर आया तो किसी ने टैक्सी में से आवाज़ दी, अगर आपको मोनगा की तरफ जाना है तो मेरे साथ आ जाओ। आधा किराया आप दे दें, आधा मैं दे दूंगा। मैं दिल में मुस्कुराया, जल्दी से बोला, थैंक यू, मुझे मोंगा ही से लोकल ट्रेन पकड़नी है। मैं दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर अमजद के साथ बैठ गया। टैक्सी मोतंगा की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अमजद ने मुझसे कोई बात न की। रात बड़ी रोशन और जगमगा रही थी। आसमान बादलों में घिरा हुआ था। मैंने कहा, यहाँ बरसात बहुत होती है। अमजद ने आहिस्ता से हूँ कहा और आंखें बंद करके सर पीछे लगा दिया। मैंने भी इससे बाद कोई बात न की। टैक्सी ड्राइवर सीखता। टैक्सी मुंबई शहर की रोशनी से भरपूर आबादी में दाखिल हो गई। मोतंगा रेलवे स्टेशन के बाहर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दिया। अमजद ने जेब से बटुआ निकाला और बोला, लाइए महाराज, अपने हिस्से के 20 रुपये दे दें। मैंने 40 रुपये में टैक्सी की थी। मैंने अपने हिस्से के 20 रुपये अदा कर दिए। अमजद का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रणाम किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चला। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रश था।
लोग रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए गेट की तरफ चले जा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखा। एक शख्स उनके साथ लगकर खड़ा हो गया। पीछे से अमजद की आवाज़ आई, हमें यहाँ से विक्टोरिया पकड़कर भिंडी बाजार जाना होगा। अब हम दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। आओ मेरे साथ।